वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। और आज की क्लास बेस्ड होगी द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल पे, स्टडी बट स्लो। ये आर्टिकल लिखा गया है इसरो के ऊपर। कुछ लोग इसरो और नासा को कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन क्यों सही नहीं है इस आर्टिकल में अपने समझेंगे। साइंटिफिक थीम का आर्टिकल है, जो नई थीम है आपके लिए। भरपूर फ़ायदा लेना इस क्लास का। साइंस वाले आर्टिकल भी आपको पढ़ने आने चाहिए। चलिए आज का क्विज़ भी दिखा रहा हूँ आपको। क्विज़ की टेंशन अभी मत लो, क्लास के लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। 8 में से 8 आपको नंबर मिल जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। हर चीज़ को मन लगा के अपने को सीखना है। चलिए जल्दी से लेक्चर को शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी स्टडी बट स्लो। एक बचपन में कहावत सुनी होगी आपने, कहानी सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली। तो खरगोश कैसे चलता है? तेज चलता है लेकिन बीच में रुक जाता है। और कछुआ चलता है धीमे लेकिन चलता है लगातार। तो स्लो मतलब धीमा, स्टेडी का मतलब होता है लगातार, स्टेबल जो है रफ्तार से। कह रहा है भारत भी कछुए की चाल से ही इसरो को आगे बढ़ा रहा है। हम रुकते बिल्कुल नहीं हैं, स्लो जरूर है लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक ही दिशा में आगे, तरक्की की दिशा में, डायरेक्शन में जा रहे हैं। रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है अगर इसरो को नासा से कंपेयर करना है तो। कह रहा है इंडियाज स्पेस प्रोग्राम नीड्स मोर रिसोर्सेज टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। कह रहा है भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, जो इसरो चला रहा है, कभी चंद्रयान कभी मंगलयान, कह रहा है इस प्रोग्राम को ज़रूरत है और ज़्यादा संसाधनों की, और ज़्यादा पैसे की, और ज़्यादा मैन पावर की। रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंसान या कैपिटल। और वो इसलिए ताकि ये रियलाइज कर सके, रियल बना सके, साकार कर सके अपनी फुल पोटेंशियल को, अपनी पूरी संभावनाओं को, क्षमताओं को। तो इसरो में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कमी रहती है पैसे की। अगर रिसोर्सेज इसरो को मिलने लगे नासा के जैसे, तो आप दोनों एजेंसीज को कंपेयर कर सकेंगे, है ना। तो इट नीड्स मोर रिसोर्सेज टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। बहुत आसान सेंटेंसेज है। स्पेस प्रोग्राम सब्जेक्ट है आपका, नीड्स इसकी वर्ब है। ये जो प्रोग्राम की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। अगर इसकी अमेरिकन स्पेलिंग बनानी हो तो वो आपको पता होगी, PROGRAM। दोनों ही सही है। ये ब्रिटेन में यूज़ होगी, ये अमेरिका में यूज़ होगी। हम ब्रिटेन वाली यूज़ करते हैं, MMV वाली। पोटेंशियल होती है आपके अंदर की क्षमताएं और संभावनाएं। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को रियल बनाना, साकार बनाना, किसी चीज़ को, समझ गए ना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स मोटे मोटे एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। क्लास में अगर आपको कुछ यूनिक लगता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स के, है ना, बनिस्पत, तो ज़रूर से इसको एक लाइक और एक शेयर दिया करो। आपके लाइक्स और शेयर्स पे ही ये छोटा सा चैनल जो है अपने चलाते हैं। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। चलिए वो कैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं इसको। शुरू करेंगे डैम स्क्विब से। स्क्विब का मतलब होता है स्क्विब यानी पटाखा, और डैम का मतलब होता है गीला। तो डैम स्क्विब यानी गीला पटाखा। अब गीला पटाखा कौन सा होता है? जो बजानी जैसा बजना चाहिए था। पटाखा अगर गीला होगा, अगर उसको आप आग लगाएंगे तो ठीक से बजेगा नहीं। तो डैम स्क्विब यानी ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसा पटाखा जिसको आपने आग लगाई लेकिन बज नहीं पाया। तो ये डैम वर्ड से आप डैम्पर नाम की एक वर्ब भी बना सकते हैं।
डैम्प यानी गीला या भीना, डैम्पन यानी किसी चीज़ को गीला या भीना करना, किसी चीज़ के जोश को कम करना, उसमें नमी लेकर के आना, डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करना। ठीक है, तो डैम्प और डैम्पन, डैम्पन और डैम्प स्क्विब जो है दोनों को कनेक्ट करके रखेंगे। अ ह्यूमिलेटिंग लॉस इन द फाइनल्स हैज़ डैम्पन द मोरल ऑफ द टीम। एक ह्यूमिलेट करने वाली शर्मनाक जो लॉस थी या नुकसान था फाइनल में, उसने डैम्प कर दिया या डैम्पन कर दिया, नम कर दिया टीम के मोराल को, टीम के आत्मविश्वास को। मोराल क्या होता है? आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। चलिए, किसी को अगर आप डिस्करेज करते हैं तो डैम्पन या डिसमे भी बोल सकते हैं इसको। आप डिसमे नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास इंस्ट्रूमेंटल। ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी हो, किसी काम के लिए बहुत क्रूशियल हो, बहुत हेल्पफुल हो, वो कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल। जैसे कोई किताब है, उस किताब से ही आपने पढ़ के अपना सिलेक्शन लिया, तो वो किताब आपके सिलेक्शन में इंस्ट्रूमेंटल रही। कोई टीचर है जिसने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिसकी वजह से आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया, तो वो उस सब्जेक्ट के लिए टीचर इंस्ट्रूमेंटल था। ठीक है, ऐसे इस वर्ड को, इंस्ट्रूमेंटल को याद रखना। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह जी का बहुत इंस्ट्रूमेंटल या हेल्पफुल या सपोर्टिव रोल था भारत के आज़ादी के संघर्ष में, फ्रीडम स्ट्रगल में। इंस्ट्रूमेंटल को पिविटल कंड्यूसिव बोलते हैं। आज पिविटल नाम का वर्ड आर्टिकल में लिखेंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास पर्टिनेंट, बहुत दिनों बाद आया है। आसान भाषा में इस पर्टिनेंट वर्ड को बोलते हैं रेलेवेंट। जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ से संबंधित हो, उससे मेल खाती हो, है ना, उसको रेलेवेंट या पर्टिनेंट बोलते हैं। द मोस्ट पर्टिनेंट कंसर्न फॉर यूरोप टुडे इज़ एन एनर्जी क्राइसिस इन विंटर्स। सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट कंसर्न है, सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड या अप्रोप्रिएट या, है ना, पर्टिनेंट चिंता है यूरोप के लिए, वो है एक एनर्जी का क्राइसिस विंटर्स में। शायद गर्मियों में इनको, विंटर्स में इनको, सर्दियों में एनर्जी की ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़े, है ना, तो वो वॉर की वजह से इनका पेट्रोल जो है इंपोर्ट खत्म हो गए, इसलिए सबसे बड़ा जो इनका कंसर्न है। तो पर्टिनेंट नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास इम्पेंडिंग। देखिए, इम्पेंडिंग वर्ड याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? आई एम पेंडिंग इज इम्पेंडिंग। आई एम पेंडिंग, मैं अभी पेंडिंग हूँ, मैं अभी आने वाला हूँ, मैं नज़दीक हूँ। हर वो चीज़ इम्पेंडिंग है जो नज़दीक होती है, होने वाली होती है, अप्रोच होती है। जनरली नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इम्पेंडिंग वॉर मतलब ऐसी वॉर जो भी हो सकती है। इम्पेंडिंग फ्लड्स यानी ऐसी बाढ़ जो कभी भी आ सकती है ना। द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टूवर्ड एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्लेज को हेल्ड किया। पार्ले यानी बातचीत, झगड़ा सुलझाने वाली बातचीत, ताकि वो अवॉइड कर सकें, बच सकें एक अप्रोच करती हुई नियर एंड सर्टेन वॉर को। ठीक है, तो इम्पेंडिंग वर्ड यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। इनफैक्ट इसका एक सिनोनिम आप देखेंगे, इडियम है, इन द ऑफिंग। कोई चीज़ जो खिल रही होती है, जैसे कली जो खिल रही होती है ना, है ना, कोई पौधा है, अगर वो खिल रहा हो, एकदम बिल्कुल शुरुआती स्टेज में हो, उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। चलिए, 4 वर्ड्स हैं। आज की वोकैब हैवी है, वो मैं फटाफट फ्लो में बोल जाता हूँ, लेकिन ये अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं। रिपीट भी कर लोगे एक बार, इन चारों वर्ड्स को देख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। आपने पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में बहुत सुना होगा कि इसरो जो है दूसरा नासा बन चुका है। हमने मंगलयान बनाया, सॉफ्ट लैंडिंग की जो है मंगल पे, चांद पे, यही सब काम इसरो जो है नासा करने की कोशिश करता है, और हम नासा से भी आगे निकल चुके हैं कई मायनों में। लेकिन हमारा ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि नासा से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि नासा जो है एक वक्त पे मल्टीपल मिशंस करने की क्षमता रखता है। उसके 5 साइंटिस्ट मंगल पे, यानी मार्स के ऊपर कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोब चला रहे होंगे, 3 साइंटिस्ट मून पे चला रहे होंगे, 2 साइंटिस्ट वीनस पे कुछ काम कर रहे होंगे। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रिसोर्सेज इतने कम हैं कि 1 साल, 1.5 साल तक एक ही प्रोजेक्ट पे काम चल सकता है एक बार में। तो हम स्लो एंड स्टडी चलते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं हमारे पास, बहुत टैलेंट है, लेकिन रिसोर्सेज कम होने की वजह से, लो कॉस्ट पे काम करने की वजह से हम 2-2 साल, 3-3 साल में एक प्रोजेक्ट पूरा कर पाते हैं। इसरो की बात हो रही है। तो अगर इसरो को आपको बराबर लाना है तो रिसोर्सेज डालने होंगे इसमें, तभी आप अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकेंगे। चलिए, अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। तो ना आज की एनालाइज करके आपको बता रहा है दोनों एजेंसीज में क्या फ़र्क है। कह रहा है, इन जुलाई नासा कैंसल्ड इट्स वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर या वाइपर मिशन टू द मून। कह रहे जी, पिछले महीने जुलाई में, 2 महीने पहले
नासा ने कैंसिल कर दिया अपने वाइपर मिशन को। ये वाइपर मिशन की फुल फॉर्म इसने दी हुई है, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। कह रहे जुलाई में नासा ने इस मिशन को कर दिया कैंसिल। और ये मिशन कहाँ के लिए था भाई, कहाँ जाने वाला था? टू द मून, चांद की तरफ। और कब किया? कह रहे जी जब आफ्टर द डेवलपमेंट वॉज बीसेट बाय डिलेज एंड कोर्स हैड बलून्स। कह रहे ये नासा ने अपने आप नहीं किया, इसकी वजह थी। ये नासा ने किया इस चीज़ के बाद में, आफ्टर जब पूरी डेवलपमेंट थी इस मिशन की, वो बिसेट थी, वो घिरी हुई थी डिलेज से, यानी देरी से। इस मिशन में देरियाँ हो रही थी हर जगह। और कोस्ट जो है, कीमत जो है, वो बलून कर चुकी थी, गुब्बारे की तरह फूल चुकी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये दो घटनाएं होने के बाद नासा ने देखा कि अब तो ये मिशन ना कर पाएंगे, फिर करेंगे किसी 5, 10, 20 साल बाद। एक बार के लिए इस मिशन को अपने क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। चलिए, जुलाई में काम हो चुका है, नासा की वर्ब है कैंसल्ड। नासा कैंसल्ड इट्स वाइपर मिशन टू द मून। मून से पहले, अर्थ से पहले और सन से पहले। मून से पहले, अर्थ से पहले और सन से पहले हमेशा आप क्या इस्तेमाल करते हैं, द का। ठीक है, और किसी प्लेनेट के आगे नहीं लगाना, मार्स के आगे, वीनस के आगे, प्लूटो के आगे, यूरेनस के आगे आपको द नहीं लगाना। सिर्फ अर्थ, सन एंड मून, इन तीनों के आगे द लगता है। कोस्ट की वर्ब है हैड बलून्ड, बलून करना, किसी चीज़ का फूल जाना। डेवलपमेंट की वर्ब है वॉज बिसेट, बिसेट होना, बिलेगड होना, घिरा हुआ होना मुसीबतों से। तो ये पूरे कोस्ट जो मिशन है, इसकी डेवलपमेंट है, वो घिरी हुई थी डिलेज से, यानी देरी के, हर चीज़ में इसमें देरी हो रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी वापस इस पे आएंगे, आपको करवाऊंगा। एक बार खुद से सोच के देखो, यहाँ पे हैड बलून क्यों लिखा हुआ है? हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है? चलो करवाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, खुद से एक बार देखना है ना। कह रहा है बाय दिस टाइम इट्स इंजीनियर्स हैड फुली असेंबल्ड इट एंड कंप्लीटेड सम टेस्ट। कह रहा है इस वक्त तक इसके जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने पूरे तरीके से असेंबल कर लिया था इसको। असेंबल करना यानी जोड़ देना। जो रोवर भेजेंगे ऊपर, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स बना करके जोड़ोगे ना, उनको वेल्डिंग करोगे। कह रहा है जी अभी तक इनके इंजीनियर्स ने पूरा इनका स्पेसशिप जो है वेल्डिंग करके असेंबल कर दिया था, और कुछ टेस्ट भी पूरे कर लिए थे। कह रहा है बट नासा हेल्ड इट्स ग्राउंड, लेकिन नासा अपनी बात पे अड़ा रहा। टू होल्ड योर ग्राउंड का मतलब होता है अपनी जगह से ना हिलना, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना, जिस बात पे अड़े हो वहीं अड़े रहना। नासा ने बोला अब ये मिशन आगे नहीं होगा, चाहे आपने स्पेसशिप भी बना लिया हो, हमारे हिसाब से इसको आगे नहीं करना चाहिए। इंजीनियर्स की वर्ब है हैड असेंबल्ड, और दूसरी वर्ब है हैड कंप्लीटेड। नासा की वर्ब है हैड। अगेन हैड प्लस V3 का इस्तेमाल हुआ है, ऊपर भी हुआ था कोस्ट के बाद, यहाँ भी हो रहा है इंजीनियर्स के बाद। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, अभी आगे डिटेल में देखेंगे इसको, कब हैड प्लस V3 का इस्तेमाल आपको करना होता है। कह रहे जी द सडन डिसीजन डिसमेड साइंटिस्ट। इस सडन डिसीजन ने, इस अचानक आए फैसले ने डिसमे कर दिया या हतोत्साहित कर दिया, डिस्करेज कर दिया बहुत सारे वैज्ञानिकों को। तो डिसमे करना, डिसअपॉइंट करना, डिसहार्डन करना, किसी को आया था ना ये वर्ड डैम्पन करना, यहाँ लिख देता हूँ डैम्पन। ठीक है, किसी को नम करना, उसके अंदर के जोश को कम करना। तो साइंटिस्ट का जोश जो है सबका कम हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ जी? कह रहा है जी वाइपर वॉज डिजाइंड टू मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आइस इन द मून्स सदर्न पोल रीजन एंड द सॉइल्स इन विच इट अकर्ड। कह रहा है ये मिशन जो था वाइपर, इसको डिज़ाइन किया गया था इस काम के लिए। काम क्या है जी? कि ये मैप करे यानी नक्शा बनाए। मैप यानी नक्शा, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में मैप का मतलब होता है नक्शा बनाना। तो इसको डिज़ाइन किया गया था कि ये मैप बनाए, नक्शा बनाए डिस्ट्रीब्यूशन का, फैलाव का, वाटर और आइस के, पानी और बर्फ के, मून के सदर्न पोल रीजन में, मून के दक्षिणी ध्रुव वाले एरिया में, और उन सॉइल्स में, उस मिट्टी में जिसमें ये पानी और आइस होता है, इन विच इट अकर्ड्स। तो ये इसका काम था, उसको एक्सप्लोर करना, उसका नक्शा बनाना। कह रहा है ओवर 3 मंथ्स, और ये काम जो है 3 महीनों के दौरान होने वाला था। ये वाइपर वहाँ जाएगा और 3 महीने तक ये सब काम करेगा, नक्शा बनाएगा। वाइपर की वर्ब है वॉज डिजाइंड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट आया है वाटर आइस के लिए, इट की वर्ब है अकर्ड। कह रहा है जी इन ऑल द गोल्फ कार्ड साइज्ड रोवर वॉज टू बी लॉन्च्ड बाय SpaceX फॉल्कन हैवी रॉकेट। कह रहा है जी इन ऑल देखें तो, अगर सब बातों की बात देखें, इन ऑल मतलब अपने हिंदी में बोलते हैं ना, मोटी मोटी बात ही है, अभी सब बातों की बात ही है।
तो इन ऑल मोटी मोटी बात ये है कि ये जो गोल्फ कार्ट साइज रोवर था, गोल्फ कार्ट समझते हैं जो गोल्फ में कार्ट होती है ना जिसमें बैठ के आप जाते हैं इधर उधर, कह रहे जी गोल्फ वाली जो गाड़ी है या कार्ट है उसके साइज का जो ये स्पेसशिप था, रोवर था, इसको लॉन्च किया जाना था इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के इस रॉकेट के द्वारा जिसका नाम है फॉल्कन हैवी रॉकेट FHR। और क्या होना था, एंड डिप्लॉयड यूजिंग एस्ट्रोबॉटिक्स ग्रिफिन लैंडर। दूसरी एक कंपनी जो है एस्ट्रोबॉटिक, उसके ग्रिफिन लैंडर को यूज करके इसको डिप्लॉय करना था। भाई पहले तो इसको उड़ाओगे धरती से, अर्थ से ऊपर जाएगा स्पेस में, फिर ये चांद पे उतरेगा। तो अर्थ से ऊपर जाने के लिए तो इलॉन मस्क का स्पेसएक्स का फॉल्कन हैवी रॉकेट यूज होगा। चांद के पास पहुंच के जब ये धीमा करेगा अपनी रफ्तार और चांद पे लैंड करेगा, उसके लिए एस्ट्रोबॉटिक का ग्रिफिन लैंडर यूज होगा। तो ये दोनों चीजें यूज करके ये जाने वाला था चांद पे। कह रहा है जी ऑल मैनेज्ड थ्रू नासास कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम। और ये सब कुछ मैनेज होने वाला था नासा के LPS प्रोग्राम में। नासा ने एक सिस्टम बना रखा है, प्रोग्राम चला रखा है जिसको बोलते हैं लूनर पेलोड सर्विसेज। लूनर यानी चांद, पेलोड यानी हैवी ऑब्जेक्ट जिसको आप भेज सकें, सर्विसेज यानी सेवाएं। तो जब भी चांद पे कुछ भेजना होता है नासा का ये प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। चलिए सिंपल सेंटेंस, थोड़ा लंबा था, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी। रोवर की वर्ब है वॉज, इट वॉज टू बी लॉन्च्ड, ठीक है, एंड इट वॉज टू बी डिप्लॉयड, यहां भी टू भी लगा हुआ है। इज टू, M2, R2 ये बताते हैं आपके फ्यूचर में होने वाले किसी काम को। द प्रेसिडेंट इज टू विजिट USA, प्रेसिडेंट विजिट करने वाले हैं अमेरिका में। वैसे ही द रोवर वॉज टू बी लॉन्च्ड एंड द रोवर वॉज टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। पैसिव इन्फिनेटिव यहाँ पे लगे हुए हैं। ये बीच बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन लोगों को देता हूँ जिन लोगों के बेसिक्स बहुत अच्छे हो चुके हैं मेरे साथ पढ़ते हुए, और इन चीज़ों को वो रिपीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो इसको आप मिस कर दें कंप्लीटली, सिर्फ आप मीनिंग निकालने पे अपना जो ऑब्जेक्टिव रखें। चलिए, कह रहा है जी लैंडिंग ऑन द मून इज एन एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। मून पे लैंड करना एक बड़ी ही महंगी और वक्त खराब करने वाली या वक्त को कंज्यूम करने वाली एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है। कह रहा है जी नासाज डिसीजन टू कैंसिल वाइपर एट दिस लेट स्टेज दस ड्रू द अटेंशन ऑफ द US हाउस कमिटी ऑन साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है जी नासा का जो डिसीजन था, फैसला था कि वो कैंसिल ही कर देंगे वाइपर मिशन को, इस लेट स्टेज में आकर के, इस देरी की अंत स्टेज में आकर के, कि पूरा स्पेसशिप बन के तैयार है फिर कैंसिल करेंगे। कह रहा है जी उस डिसीजन ने ना इस प्रकार से 10 ड्रू किया या खींचा अटेंशन को या ध्यान को अमेरिका की एक हाउस कमेटी के, अमेरिका के एक, समझ गए ना, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस बोलते हैं, सेनेट बोलते हैं, वहाँ की कमेटी के, जो कमेटी थी साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। कह रहा और किसका खींचा, एंड ऑफ द वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरी दुनिया की कम्युनिटी का भी खींचा, जो साइंस से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी ध्यान इस चीज़ पे गया कि नासा लास्ट मोमेंट पे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है। अब ये कौन लोग हैं भाई, इंटरनेशनल कम्युनिटी, विच सीज इन वाइपर्स एब्सेंस एंड अपॉर्चुनिटी। कह रहे ये वही इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो देखती है वाइपर की एब्सेंस में, नामौजूदगी में, एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को। और किसके लिए, फॉर चाइनास इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स लूनर प्रोग्राम टू लीड द वे, चाइना के लिए, और चाइना के लगातार बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्स लूनर प्रोग्राम के लिए, चांद पे भेजे जाने वाले प्रोग्राम के लिए, कि वो लीड करेगा वे को, अब वो आगे रास्ता तय करेगा। तो समझ गए, लास्ट मोमेंट पे जब नासा ने बोला कि हमसे ना हो पाई, हम नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या हुआ, अमेरिका की जो इनकी जो पार्लियामेंट है, सेनेट है, कांग्रेस है, वहाँ पे भी जो कमेटी है उसका भी ध्यान गया इस पे, और दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी का भी ध्यान गया नासा के इस फैसले पे। और ये वही साइंटिफिक कम्युनिटी है जिसने वाइपर के हट जाने पे, उसके कैंसिल हो जाने में एक अपॉर्चुनिटी देखी, मौका देखा कि अब चाइना जरूर इस मौके पे चौका मारेगा। चाइना का जो बहुत कॉम्प्लेक्स लूनर प्रोग्राम है वही अब लीड द वे करेगा, सबसे आगे वही होगा। ठीक है, चलिए, डिसीजन की वो है ड्रू, डिसीजन ड्रू अटेंशन, ड्रो द अटेंशन ऑफ समबडी, किसी के ध्यान को खींचना। विच आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, विच की वर्ब है सीज। चलिए, कह रहा जी द वर्ड्स रश बैक टू द मून ऑफर्स पोटेंशियली सिग्निफिकेंट कमर्शियल एंड जियोपॉलिटिकल गेन्स। कह रहा दुनिया का जो रश बैक है, रश बैक मानी फिर से जाना, भाई हम 69 में 70s में मून पे जा चुके हैं, अब दूसरी बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना।
कह रहा है दुनिया का जो रश बैक हो रहा है, फिर से दुनिया वापस आकर के रश कर रही है मून की तरफ, भागने की कोशिश कर रही है। कह रहा है ये ऑफर करता है हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले कमर्शियल एंड जियोपॉलिटिकल गेन्स को। जियोपॉलिटिकल यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कमर्शियल यानी इकोनॉमी और पैसे से रिलेटेड। तो जो कंट्री चांद की रेस में सबसे आगे होगी, दुनिया में उसका दबदबा भी होगा पॉलिटिकल फॉर्म में, और इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदा करेगी अगर, है ना, इस रिसर्च से उसको कुछ बेनिफिट मिल सके तो। चलिए, रश बैक की वो है ऑफर्स। रश बैक आप समझ चुके हैं, फिर से किसी चीज़ की तरफ बैक आकर के रश करना, तेजी से उसकी जल्दबाजी में उसकी तरफ भागना। कह रहा है वाइपर वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ पिवटल कंपोनेंट ऑफ द यूएस लेड लूनर एक्सिस डिफाइंड बाय द आर्मेडिस रिकॉर्ड्स। कह रहा है जो वाइपर जो है ये एक्सपेक्टेड था, ये जो मिशन था वाइपर, इससे आशा थी, एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत पिवटल कंपोनेंट होगा, बहुत ज़रूरी हिस्सा होगा अमेरिका के लेड में या अमेरिका की अगुवाई में लूनर एक्सिस के। लूनर एक्सिस एक प्रोग्राम है अमेरिका का जिसमें कई कंट्रीज हैं जिनकी अगुवाई कर रहा है अमेरिका। तो लूनर एक्सिस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा वाइपर को माना जाता था। और ये लूनर एक्सिस प्रोग्राम बना कैसे है? ये डिफाइंड हुआ है आर्मेटिस एकर्ड से, इस संधि से जिसको बोलते हैं अमेरिका में आर्मेटिस एकर्ड्स। कह रहा है विच काउंट्स इंडिया अमंग इट्स लीडर्स, जो काउंट करता है इंडिया को भी अपने लीडर्स में, जिसमें इंडिया को भी आर्मेटिस एकर्ड्स में एक लीडर माना गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ें आर्मेटिस एकर्ड्स क्या है, आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट यही था कि वाइपर भेजेंगे ऊपर, और उससे सब कंट्रीज को फायदा होगा जिन्होंने अमेरिका के साथ ये संधि की हुई है, आर्मेटिस एकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन अब ये वाइपर तो कैंसिल हो गया। वाइपर की वर्ब है वॉज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में, विच आया है आर्मेटिस एकर्ड्स के लिए, विच की वर्ब है काउंट्स। पिविटल, इंस्ट्रूमेंटल, बहुत जरूरी, क्रिटिकल, याद है ना वो वर्ड। चलिए, साइंस थीम वाला है भाई, बोर तो नहीं हो रहे? जो बच्चे आर्ट्स कॉमर्स के हैं उनको लग रहा होगा कहाँ फंस गए आज, है ना। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए ना अपने को। कह रहे जी येट इंडिया मिस्ड अ ट्रिक व्हेन ऑन September 18 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो। कह रहे फिर भी इंडिया ने एक ट्रिक को मिस कर दिया। इंडिया के पास एक बहुत मौका था एक ट्रिक लगाने का, एक चौका लगाने का, इंडिया उसको चूक गया। और कब? सितंबर 18 को चूक गया, जब हमारी कैबिनेट ने, संसद ने अप्रूव कर दिया एक प्रपोजल को इसरो के। और यह प्रपोजल किस चीज़ का था भाई? टू बिगिन द सेकेंड फेज ऑफ कंट्रीज लूनर प्रोग्राम विद चंद्रयान 4। ये प्रपोजल था बिगिन करने का, शुरू करने का दूसरे फेज को, दूसरे चरण को हमारे चंद्रयान 4 नाम के लूनर प्रोग्राम का। कह रहा है क्या था ये? एक सैंपल रिटर्न मिशन है। ये कैसे हम रिटर्न करेंगे मून से वापस, उसका एक सैंपल मिशन है। तो आपको सुन के अजीब लगेगा ये कि हमने चंद्रयान 4 को अप्रूव किया तो उससे नुकसान क्या हुआ? उससे नुकसान हुआ हमने एक बहुत बड़ा मौका चूक दिया। 18 सितंबर को हमने चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी। अब अगले 3 साल तक चंद्रयान 4 ही होगा। जो वाइपर करने वाला था वो काम अब चाइना करेगा, हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारी लिमिटेशन यही है। हमारे इसरो के पास इतने ही रिसोर्सेज हैं कि एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट करे। अब चंद्रयान 4 ही चलेगा, अब और कुछ नहीं चलेगा। चलिए, इंडिया की वो है मिस्ड, यूनियन कैबिनेट की वो है अप्रूव्ड। ठीक है ना। हमारी जगह अगर चाइना होता तो चाइना अपना वाइपर मिशन लॉन्च कर देता हाथों हाथ कि अमेरिका पीछे हटा, चलो वहाँ जगह बनी, अब हम आगे जाएंगे। तो चाइना तो ऑलरेडी कर ही रहा है, अब चाइना अमेरिका से आगे निकल गया इस मामले में, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। चलिए वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपने फटाफट से। कॉन्सेप्ट ये कहता है पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का पास्ट। अब आपको अजीब लगेगा सुन के, पास्ट का पास्ट क्या होता है? देखो, दो अगर इवेंट्स हुए हों, दो घटनाएं हुई हों, मान लीजिए अब बज रहे हैं शाम के 7, आपने लंच किया था दोपहर में 3 बजे, ब्रेकफास्ट किया था सुबह में 11 बजे। तो शाम के 7 से दोपहर का लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट दोनों पास्ट के इवेंट्स हैं, है कि नहीं? लेकिन पास्ट में भी पास्ट कौन सा है, यानी अर्लियर कौन सा है? तो पहले हुआ था ब्रेकफास्ट और फिर हुआ था लंच, ऐसा ही हुआ ना। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट बताना हो और लंच बताना हो दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में, तो आप ब्रेकफास्ट को बताएंगे पास्ट परफेक्ट में और लंच को बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। समझ गए ना? तो पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट इवेंट से भी जो पहले हुआ हो, अर्लियर इन द टाइम हो, दैट इज इन पास्ट जो है परफेक्ट। अब इसको यूज करके देखते हैं इस फॉर्मूला को जो आपने सीखा अभी। जस्ट ए मिनट। इंडिया हैज गेन्ड इट्स फ्रीडम इन 1947। भारत ने गेन किया अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को 1947 में। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है?
बिल्कुल गलत है, क्योंकि पास्ट में काम हो चुका है 1947 में। आप यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट लगाया ना, पास्ट का टाइम दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट लग ही नहीं सकता, तो आपको हैज़ गेन्ड तो लिखना ही नहीं है। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और लिखना पड़ेगा इंडिया गेन्ड इट्स फ्रीडम। लेकिन ये सेंटेंस देखो, इंडिया गेन्ड इट्स फ्रीडम इन 1947, इन 1947 बिफोर बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। भारत ने 1947 में गेन किया था अपनी फ्रीडम को, इससे पहले कि बांग्लादेश सेपरेट होता पाकिस्तान से। देखो अब चल रहा है 2024, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ, 1971 में आज़ाद हुआ, भारत को आज़ादी मिली 1947 में। आज के हिसाब से ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, लेकिन दोनों में से पुराना कौन सा है? दोनों में से पुराना है 1947 वाला। तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अगर इस फॉर्मूला से चलें तो इंडिया गेन्ड इट्स फ्रीडम इन 1947, यहाँ लिखना पड़ेगा इंडिया हैड गेन्ड। और कब? इससे पहले कि बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो अलग होता पाकिस्तान से। समझ गए ना? तो आपको यहाँ पे इंडिया गेन्ड लिखा ऊपर वाले में, इंडिया गेन्ड इट्स फ्रीडम इन 1947, लेकिन सेकंड वाले में गेन्ड से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा हैड गेन्ड। चलो, अब ये हैड गेन्ड क्यों आया है? क्योंकि बिफोर वाला क्लोज लगा हुआ है, साथ में एक पास्ट इवेंट दूसरा दिया हुआ है। अगर दो पास्ट इवेंट दिए गए हों तो आपको पहले वाले पास्ट इवेंट को पास्ट परफेक्ट में लिखना होता है। चलिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। इसमें ऐसा भी हो सकता था बिफोर बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, मान लीजिए यहाँ पे V2 ना लगी होती और यहाँ लिखा होता बिफोर द बर्थ ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये भी एक पास्ट इवेंट ही है। यहाँ पे इंडेफिनिट ना भी लगाओ लेकिन फिर भी एक पास्ट का रेफरेंस तो दिया गया है ना। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे नहीं आया हुआ, बिफोर द बर्थ ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान मैंने लिख दिया है, यहाँ पे कोई मैंने वर्ब सब्जेक्ट नहीं लगाया। तो अगर आप ऐसे भी देख पा रहे हैं तो भी ये पास्ट का ही इवेंट है, चाहे सब्जेक्ट वर्ब के बिना है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट के बिना है, फिर भी मुझे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करना है। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर पास्ट इंडेफिनिट तो आया नहीं, पास्ट इंडेफिनिट तो आया नहीं, पास्ट परफेक्ट क्यों लग गया? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट नहीं आया, लेकिन पास्ट का रेफरेंस जरूर आ चुका है। कह रहा है जी, इंडिया गेन्ड इट्स फ्रीडम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड। भारत ने अपनी फ्रीडम को गेन किया जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया। दोनों काम पास्ट में हो चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ 1945 में, इंडिया को फ्रीडम मिली 1947 में। दोनों में से पुराना इवेंट है वर्ल्ड वॉर का एंड होना। तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इंडिया गेन्ड इट्स फ्रीडम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड एंडेड। ठीक है ना? जो काम पहले हुआ हो टाइम में उसको पास्ट परफेक्ट में बताना है, दूसरे काम को पास्ट इंडेफिनिट में बताना है। तो अगर आफ्टर का यूज हो सेंटेंस में तो आफ्टर के बाद वाले के अंदर पास्ट परफेक्ट लगता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हुआ ना ये, दिस थिंग हैपेंड आफ्टर दिस थिंग, तो ये थिंग पहले हुई है तो पास्ट परफेक्ट में होगी। और बिफोर का इस्तेमाल हो तो पहले वाले में पास्ट परफेक्ट लगता है, क्योंकि दिस थिंग हैपेंड बिफोर दिस इवेंट। बिफोर दिस इवेंट ये इवेंट हुआ है, ये इवेंट पहले हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में लगेगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों का अभी भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ढीला लग रहा है आपको, एक बार इसको एक रिवाइज कर लेना, या इस पर एक फुल ब्लॉन वीडियो है हमारे पास 5 मिनट की, 10 मिनट की, यहाँ पे उसका लिंक डालना याद रखूंगा तो मैं डाल दूंगा। इस वीडियो से इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लेना। बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है और फ्री के नंबर है। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, क्लास वर्क समझो। The USA built its first nuclear bomb by the time the Cold War had started. अमेरिका अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था जब तक पहला कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जब तक पहला शीत युद्ध शुरू हुआ। तो क्या लिखें यहाँ पे? बिल्ड से पहले क्या लिखें, या यहाँ पे स्टार्टेड से पहले क्या लिखें? जो भी चेक करना देखना और इसको सही करो। अभी क्लास वर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में डालो, गलत होगा सही होगा आपको कमेंट्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो वीडियो जो मैंने डाली है जरूर से उसको चेक कर लेना, पास्ट परफेक्ट कब लगेगा। कह रहा है जी, मोमेंट्स आफ्टर द चंद्रयान 3 लैंडर डिसेंडेड ऑन द मून्स सरफेस ऑन August 23, 2023, reports erupted to claim India had yet again admitted itself into a small elite group of countries. कह रहा है जी, कई मोमेंट्स के बाद ही, कई क्षणों के बाद ही, मोमेंट्स आफ्टर। और किसके आफ्टर? जब चंद्रयान 3 लैंड हो गया, डिसेंड हो गया, उतर गया मून के सरफेस पे, मून की सतह पे 23 अगस्त 2023 को, पिछले साल। कह रहा है इस काम के होने के कुछ क्षणों बाद ही, मोमेंट्स बाद ही, ऐसी रिपोर्ट्स इरप्ट हुई, ऐसी रिपोर्ट्स अचानक से निकल करके आई। और कौन सी रिपोर्ट्स आई भाई? रिपोर्ट्स ये आई
एक सेकेंड रुकना। रिपोर्ट्स ये आई कि ये क्लेम आया कि इंडिया फिर एक बार एडमिट कर चुका है खुद को, दाखिल कर चुका है खुद को एक स्मॉल और एलिट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में, एक छोटे से और बहुत ही हाई लेवल के एलिट लेवल के ग्रुप ऑफ कंट्रीज में, कंट्रीज के ग्रुप में। और ये वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है दैट हैव अचीव्ड एन ऑटोनोमस लूनर सेल्फ लैंडिंग, जिन्होंने अचीव कर लिया है एक ऑटोनोमस यानी इंडिपेंडेंट लूनर सेल्फ लैंडिंग को, चांद के सरफेस पे धीमे से लैंडिंग को। सेल्फ लैंडिंग क्या होती है? आप एकदम प्यार से उतरो, बिना किसी ठोका ठाकी के, बिना किसी क्रैश के। अगर आप क्रैश कर गए चांद पे तो भी तो लैंडिंग होगी, लेकिन वो हार्ड लैंडिंग है। हम हार्ड लैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल्ड वे में अगर आप लैंड करें तो वो कहलाता है सॉफ्ट लैंडिंग। तो जैसे ही हमने पिछले साल ये करके दिखाया था, ऐसे रिपोर्ट्स आने लगी कि भारत एक बार फिर से एक हाई लेवल के हाई टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप में शामिल हो गया है, उन कंट्रीज़ के जिन कंट्रीज़ ने ये अजूबा कारनामा करके दिखाया है, चांद के सरफेस पे बिना क्रैश किए उतरना यानी सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो उन कंट्रीज़ में अब इंडिया भी शामिल हो गया। लैंडर की वो है डिसेंड करना, नीचे उतरना, लैंड करना, ठीक है। रिपोर्ट्स की वो है इरप्टेड, इंडिया की वो है हैड एडमिटेड। इट एडमिटेड इटसेल्फ यानी इसने खुद को ही दाखिल किया, इट एडमिटेड इटसेल्फ। कंट्रीज़ के लिए आया दैट की वो है हैव अचीव्ड। Karaji, but such proclamations overlook the considerable gaps between these countries' space agencies. कह रहा लेकिन ये जो proclamations हैं, इस तरह के जो दावे हैं, इंडिया अब नासा के बराबर हो गया है ना, अब रशियन एजेंसी जो है उससे आगे निकल गया। कह रहा ये सारे दावे जो है ना, ये ओवरलुक करते हैं। ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज़ पे नज़रअंदाज करना, ठीक से देख ना पाना। ये सारे नावे जो हैं नज़रअंदाज करते हैं उस बहुत बड़े गैप को, बहुत बड़े फासले को जो है इन कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज में, भारत की और मेनली नासा के अंदर यूएस की। और ये फासले किस नज़रिए से है? फ्रॉम एन ऑपरेशंस प्रोस्पेक्टिव, काम करने के अंदाज के नज़रिए से, ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया। तो इन दावों में इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि भले इंडिया ने कारनामा किया हो, अजूबा किया हो, लेकिन फिर भी हम अलग हैं दूसरे कंट्रीज से, शायद थोड़ा पीछे हैं। अब कैसे अलग हैं? प्रोक्लेमेशंस की वर्ब है ओवरलुक। प्रोक्लेमेशन यानी दावा, डिक्लेरेशन है ना, कोई स्टेटमेंट आप दे देते हैं जी वैसा हो गया वैसा हो गया, वो होता है आपका जो है प्रोक्लेमेशन। एक सेकेंड, आज क्या ऊपर नीचे हो गए सारे है ना वो क्या वर्ड्स, थोड़ा सा ओवरलुक करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को देख ना पाना। कह रहा है क्या फ़र्क क्या है सब में? कह रहा है वन पर्टिनेंट डिफरेंस इज दैट इसरो इज़ अनेबल टू एग्जीक्यूट मल्टीपल फ्लैगशिप मिशंस। कह रहा है एक पर्टिनेंट, एक रेलेवेंट, एक रिलेटेड डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि इसरो जो है वो अनेबल है, सक्षम नहीं है एग्जीक्यूट करने के, कैरी आउट करने के काफ़ी सारे फ्लैगशिप मिशंस को, काफ़ी सारे मेन मिशंस को। फ्लैगशिप क्या होते हैं? मेन मिशन। आप छोटा मोटा मिशन तो कुछ भी कर लो, लेकिन मेन मिशन जो होता है वो आपका एक ही होता है। इसरो के मामले में 3 साल 2 साल तक एक ही काम इसरो करता है। कह रहा है जी इन सारों को एक साथ करना, इन पैरेलल करना इसरो के बस के बाहर है। पर्टिनेंट डिफरेंस की वर्ब है इज, पर्टिनेंट यानी खास, रेलेवेंट है ना। फ्लैगशिप यानी आपको बता दिया मेन टाइप का, प्रिंसिपल, प्राइम। कह रहा है जी इंस्टेड इट फॉलोज अ वन मेजर मिशन एट अ टाइम कैडेंस। कह रहा है जी इसके बजाय इसरो जो है फॉलो करता है एक मेजर मिशन एक ही वक्त पे, ऐसी एक कैडेंस को, ऐसे एक पैटर्न को। कैडेंस क्या होता है? रिदम, पैटर्न है ना। जैसे आप म्यूजिक में होता है एक बार ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, तो हमारा भी इसरो का ऐसा ही है, एकदम पीक पे जाएंगे लेकिन एक ही मिशन होगा, है ना। इस तरह से एक रिदम में हम चलते हैं। कह रहा है जी आगे, दैट इन एक्सचेंज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स यूज एफिशिएंटली लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन इनकेपेबल ऑफ मैन्यूवरिंग रैपिडली टू रिस्पॉन्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। कह रहा है जी ये वो कैडेंस है, ये वो धुन है जो बदले में या इन एक्सचेंज फॉर मैक्सिमाइज करने के लिए, रिसोर्स यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, संसाधनों के इस्तेमाल को, उसकी एफिशिएंसी को, ये कैडेंस वो है जो लीव करती है, छोड़ देती है इसरो इस ऑर्गेनाइजेशन को असक्षम या इनकेपेबल मैन्यूवर करने के, पैतरेबाजी करने का, तेज़ी से रैपिडली नई अपॉर्चुनिटीज़ के सामने रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो स्टाफ कम है, पैसा कम है, बजट कम है, पूरा स्टाफ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेगा। अब जैसे ये वाइपर कैंसिल हुआ, इसरो अपना वाइपर लॉन्च नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा स्टाफ तो है एक प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी लगा हुआ है ना। तो इनके पास कोई आदमी नहीं बचा, कुछ पैसा ही नहीं बचा कुछ दूसरा ये कर पाए। तो ये अपने रिसोर्स को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के चक्कर में नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इनके पास कोई गुंजाइश नहीं होती कुछ नया करने की। इट की वर्ब है फॉलोज, इट आया इसरो के लिए। दैट की वर्ब है लीव्स। कैडेंस मैंने आपको बता दिया, पैटर्न या धुन, रिदम।
अच्छा, दैट लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन इनकेपेबल ऑफ, ये छोड़ करके बना करके छोड़ देती है इसरो को असक्षम या इनकेपेबल। मैन्यूवर करना यानी पैतरेबाजी करना, अचानक से कुछ नया शुरू कर लेना, कोई प्रोजेक्ट को चेंज कर देना, है ना, ये मैन्यूवरिंग कहलाता है अंग्रेजी में। थोड़ा बहुत आप चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कह रहे जी, हैड इट बीन एबल इसरो वुड कुड हैव सॉट द कैबिनेट्स अप्रूवल फॉर द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोरर मिशन। कह रहा है अगर इसरो सच में कैपेबल होता है इस काम को करने का, है ना, नई अपॉर्चुनिटी के सामने कुछ नया सोचने का, कह रहा है अगर इसमें सच में क्षमताएं होती, हैड इट बिन एबल, तो इसने मांगा होता, इसने मांग सकता था, ये कुड हैव सॉट कैबिनेट की अप्रूवल को इस लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए, एक्सप्लोरर मिशन के लिए। और ये कौन सा मिशन है? मिशन इट इज प्लानिंग विद इट्स जापानीज काउंटर पार्ट, जो कि ये प्लान कर रहा है अपने जापान की काउंटर पार्ट से, जापान की स्पेस एजेंसी से। काउंटर पार्ट यानी आपका समकक्ष, इंडिया में इसरो है, जापान का जो भी है, जो भी उसका नाम होगा। और ये इसलिए कर रहा है टू लैंड अ रोवर ऑन द मून टू परफॉर्म मैनी ऑफ द क्रूशियल टास्क। लैंड करने के लिए एक रोवर को, एक गाड़ी को, एक स्पेसशिप को मून के ऊपर, जो परफॉर्म कर सकेगी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों को, जो है क्रूशियल टास्क को। और ये वो टास्क होंगे वाइपर वॉज एक्सपेक्टेड टू, जो वाइपर से किए जाने की आशा थी, स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग फॉर लार्ज वाटर आइस डिपॉजिट्स, खास करके प्रोस्पेक्ट करना या ढूंढना, सर्च करना वाटर आइस के डिपॉजिट्स को। तो वाइपर जैसा मिशन हम भी जापान के साथ मिलकर सोच रहे हैं बनाने का। तो जैसे ही वाइपर कैंसिल हुआ, हमारे पास मौका था जापान को बोलते हुए चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यूएस जो है पीछे हट गया, और फटाफट हम कैबिनेट से अप्रूवल मांगते हैं इसरो के केस में। लेकिन इतनी क्षमताएं नहीं है, तो कैबिनेट से ना अप्रूवल मांगा, ना इस प्रोग्राम के लिए मिला। और ये प्रोग्राम बिल्कुल वही सब करने वाला है जो वाइपर के करने की प्लानिंग थी, वाटर आइस को ढूंढना है मून के अलग अलग एरियाज पे। चलिए, थर्ड कंडीशनल बना हुआ है, इट की वर्ब है हैड बीन एबल। हैड शुरू में क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट है, अभी करवा देंगे आपको। इसरो की वर्ब है कुड हैव सॉट। सीक की थर्ड फॉर्म है सॉट, किसी चीज़ को मांगना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। इट आया इसरो के लिए, वर्ब है इज प्लानिंग। काउंटर पार्ट होता है आपका समकक्ष, समझते होंगे आप, इंडियन इसरो है तो अमेरिका का नासा है, और जापान का जो भी उसका नाम है। वाइपर की वर्ब है वॉज एक्सपेक्टेड। ये हैड शुरू में क्यों आया, कॉन्सेप्ट मैं आपको भी करवा देता हूँ, पहले ये पूरा कर लो आर्टिकल, छोटा सा एक दो सेंटेंसेस रह गए हैं। कह रहा है जी, इवन नाउ द वाइपर इंसिडेंट शुड रिमाइंड द सेंटर दैट डिस्पाइट एन एक्सपेंडिंग एलोकेशन एंड न्यू फंडिंग मॉड्स इन द ऑफिंग, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम नीड्स मोर रिसोर्सेज टू रियलाइज इट फुल जो है पोटेंशियल। कह रहा है जी, अभी भी इवन नाउ ये वाइपर इंसिडेंट जो है, वाइपर का कैंसिल होने का जो फैसला है यूएसए का, ये जो घटना है, इसको याद करवाना चाहिए हमारे सेंटर को, केंद्र सरकार को, इस चीज़ को कि बावजूद, डिस्पाइट एक बहुत बड़े एक्सपांड होते हुए एलोकेशन के, एलोकेशन यानी पैसा कितना रखा गया किस प्रोग्राम के लिए एलोकेट किया गया, बावजूद हर साल बढ़ते हुए एलोकेशन के और नए फंडिंग मोड्स के, जो इन द ऑफिंग है, जो फोर्थ कमिंग है, जो आने वाले हैं, जो अप्रोच कर रहे हैं, इन द ऑफिंग यानी समझ गए ना, जो चीज़ होने वाली है, नियर सर्टेन। कह रहा है बावजूद इसके आज भी इंडियन स्पेस प्रोग्राम को, इसरो के प्रोग्राम को ज़रूरत है और रिसोर्सेज की अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए। तो आप हर साल एक्सपेंड कर रहे हो एलोकेशन को, इसरो को पैसे बढ़ा रहे हो, लेकिन अभी भी उस लेवल के पैसे इसरो को नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल जाएं तो अपनी फुल पोटेंशियल को इसरो रियलाइज़ कर लेगा। ये बात केंद्र सरकार को, है ना, इस घटना से याद आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। वाइपर इंसिडेंट की वो शुड रिमाइंड करना, किसी को कुछ याद दिलाना। डिस्पाइट यानी बावजूद, इन द ऑफिंग यानी जो चीज़ अभी चल रही हो, शुरू हुई हो, जैसे बताया था ना, फूल कली खिलना शुरू होती है तो वो इन द ऑफिंग होती है। चलिए, प्रोग्राम की वर्ब है नीड्स। रैप अप करेंगे क्लास को, शायद लंबी हो गई आज की क्लास, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं, है ना। कॉन्सेप्ट जो आपने देखा था ऊपर, फटाफट उसको देख लो, छोड़ा था हमने यहाँ। थर्ड कंडीशनल की दो फॉर्म्स होती हैं, अगर आपको थर्ड कंडीशनल आता है तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड कंडीशनल बताता है अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, इफ़ दे हैड हेल्प्ड अस वी वुड हैव सक्सीडेड, अगर उन्होंने हमारी मदद की होती तो हम सक्सेसफुल हो जाते, कामयाब होते। स्ट्रक्चर क्या चलती है, इफ़ के साथ में हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस चलता है। एक्टिव में और पैसिव में जैसे भी लगाना चाहिए, यहाँ पे बिन भी आ सकता है बीच में अगर आपको पैसिव बनाना हो। और वी के साथ में या बाद वाले क्लोज में वुड हैव और V3 का इस्तेमाल होता है। वुड की जगह पे कुड, शुड, मे, माइट कुछ भी लगे, वुड हैव V3, कुड हैव V3, शुड हैव V3। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको इतनी याद है थर्ड कंडीशनल की, तो आप इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को भी जरूर पकड़ें।
ये रेगुलर फॉर्म कभी कभी आपको नहीं मिलेगी, एक अलग फॉर्म में ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्म कैसी होगी? देखो इफ को निकाल दो और लिख दो दे, ठीक है। हैड जो आपने यहां लिखा है यहां, इसकी जगह इसको लगा दो इफ की जगह, और बाकी सेंटेंस वैसा ही चलने दो। आई बात समझ में? हैड दे हेल्प्ड अस, हैड दे हेल्प्ड अस, वी वुड हैव सक्सीडेड। ठीक है, तो इफ को निकाल करके आप थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बना सकते हैं। यहां भी वही फॉर्म बनी हुई है, हैड इट बिन एबल इसरो कुड हैव सॉट। रेगुलर फॉर्म क्या बनेगी? इफ इट हैड बिन एबल इसरो कुड हैव सॉट। तो इफ इट हैड बिन को लिख दिया हैड इट बिन एबल। एक और सेंटेंस बना के दिखाता हूं, इफ आई हैड बिन इन्फॉर्म्ड अर्लियर आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। अगर मुझे पहले बताया गया होता तो मैं वक्त पे पहुंच जाता। इफ के साथ में हैड बिन V3 लगा हुआ है पैसिव वॉइस में। देखो ऊपर एक्टिव था तो हैड V3 था, यहाँ पे पैसिव है तो आई हैड बिन इन्फॉर्म्ड। अगर मुझे बताया गया होता पहले, आगे लगा हुआ है वुड हैव V3 तो आई वुड हैव रीच्ड। ठीक है ना, तो इसको अगर ऑल्टरनेटिव बनाए तो क्या करना है? इफ को निकाल देना है, हैड को शुरू में ले आना है। हैड आई बिन इन्फॉर्म्ड अर्लियर आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। चलिए ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कंडीशनल जिन बच्चों के आते हैं उनको तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है, और जिनको नहीं आते हैं चैनल होम पेज पे जाओ, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट रखी हुई है, ग्रामर को कंप्लीट करो, अच्छे से कवर करो। रैप अप करेंगे क्लास को अपने क्विज के साथ में। आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, मेन ऑपरेशनल चैलेंज क्या है इसरो का जो इस आर्टिकल में मैंशनड है? सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है इसरो को आज की डेट में नासा से कंपेयर, जो हम नहीं कर पाते इसको? 4 ऑप्शंस हैं, खुद से ट्राई दो। लैक ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इनएबिलिटी टू परस्यू मल्टीपल फ्लैगशिप मिशन साइमल्टेनियसली, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स, और ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। चलो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना। इसरो की समस्या एक ही है, टैलेंट खूब है लेकिन पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होने की वजह से बहुत सारे मिशंस को एक साथ नहीं कर पाता है, एक एक करके इसको करने पड़ते हैं। 3 साल तक एक मिशन चलेगा, फिर अगले 3-4-5 साल तक एक मिशन चलेगा। तो इनकी इसकी इनएबिलिटी है मल्टीपल फ्लैगशिप मिशंस को एक साथ परस्यू करने की। बी आंसर बनेगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, इसको मैं मार्क कर दूं बी। सेकंड में आपसे पूछा है जी, ये आर्टिकल ऐसा क्यों सजेस्ट करता है कि इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी को मिस किया वाइपर के कैंसिलेशन के बाद? ऐसा कौन सी घटना हुई जिससे हमें देख के लगा कि इंडिया मौके पे चौका नहीं मार पाया? बहुत आसान है इसका, तो खुद से एक बार ट्राई दे लो वीडियो पॉज करके। आसान है इसका जवाब। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया, हम भी एक ऐसा मिशन जो है इंडिया इसरो इनिशिएट कर सकता था जो वाइपर की जगह पे आ करके उसकी गैप को भर लेता। हम भी तो सोच रहे थे ना वाइपर जैसा मिशन करने का। अगर अमेरिका पीछे हट गया तो हमें आगे आना चाहिए, अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। वी मिस्ड अ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। चलिए, भारत के स्पेस प्रोग्राम को स्टेडी बट स्लो क्यों बोला जाता है? कछुए की चाल से चलने वाला क्यों बोला जाता है? ऐसी क्या रीजन है हम स्टेडी बट स्लो हैं, खरगोश के जैसे फास्ट नहीं है? एक ही रीजन है भाई, हम लगातार काम कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी इतनी है पैरेलल फ्लैगशिप मिशंस एक साथ नहीं कर पाते। एक हमारा मार्स पे जा रहा हो, एक वीनस पे जा रहा हो, एक सन पे जा रहा हो, एक मून पे जा रहा हो, नासा की तरह, ऐसा हम नहीं कर पाते। हमारा बस मार्स पे जाएगा तो 2025 तक 30 तक मार्स पे जाएगा। तो ये रीज़न है हम स्टेडी बट स्लो हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट ना करने की वजह से। चलिए, आज क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे आरसी के। इन द ऑफिंग का मीनिंग पूछा है आपसे, डैम स्क्विब ईडियम का मीनिंग पूछा है, ऑफकोर्स ये करवाई थी आपको, पटाखा याद है ना, स्क्विब। पर्टिनेंट का मीनिंग पूछा है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है? जर्मेन, इम्पेंडिंग या इंस्ट्रूमेंटल। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिलेगी सेकंड थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, और सेकंड जो आपको मिल सकती है, एक्चुअली इसमें 2 एरर्स हैं। ठीक है, इसमें 2 एरर्स हैं और इसमें भी आपको 2 एरर्स मिलेंगी। चलो 10 हो गए आपके क्वेश्चंस पूरे। ढूंढ लेना एरर्स को। यहाँ पे आपको पास परफेक्ट टेंस वाला देखना है और यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशनल को सही तरीके से देखना है। चलिए, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, वीडियो के नीचे जाएं, चेक करें आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले हैं, जरूर से बताना। नीचे जाना वीडियो के, आपको सारे आंसर्स, जस्ट अ मिनट, सारे आंसर्स जो है मिल जाएंगे। चलिए, अंटिल देन कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है,
यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।